शुरू किया जाए, कुछ अनाउंसमेंट है क्या? नहीं। बताइए आगे क्या। हाँ भैया, लास्ट पेज 162 में। 162। हाँ, लास्ट पेज। ये आता है देखने का मतलब समझना ही है। ठीक है, वो क्लियर है कि सभी चीज़ों का स्वभाव धर्म हमको समझना है, रूप गुण स्वभाव धर्म। तो इसमें चित्रण भी समाया हुआ है। हाँ, जैसे मैं पानी अगर बोलता हूँ तो उसका रूप गुण भी मुझे समझ में आता है अभी, और स्वभाव धर्म भी पता है, और उसका चित्रण भी मुझे है। चित्रण में ही तो रूप गुण है। हाँ, वो ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़ का वो चित्रण भी समझ में आना, वो समाहित ही है ना इसमें। हाँ, देखिए, चित्रण में ही रूप गुण आता है ना। और जो स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार चित्त में होता है। चित्त के अंदर चित्रण में रूप गुण और उसके बाद स्वभाव धर्म आता है साक्षात्कार के रूप में। तो इसलिए बोलते हैं चित्त के अंदर रूप गुण स्वभाव धर्म का पूरी स्पष्टता होती है। बुद्धि में केवल स्वभाव और धर्म जाता है ना, व्यवस्था के अर्थ में। और फिर आत्मा में केवल धर्म का अनुभव होता है। इस क्रम में है वो सारा। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, अभी हम 4.5 क्रिया में जब होते हैं तो हम चित्रण तक रुके हुए हैं। तो स्वभाव धर्म वाला हमारे को जुड़ नहीं पाता है। तो वो जुड़ने से फिर ये पूरा होना शुरू हो। ठीक है। हाँ। पेज नंबर 161, उसमें एक लाइन है, बीच में है। इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सुखी होने की मानसिकता खुद की इच्छा के रूप में मानव में प्रकट हुई। इसके आधार पर पहले से कर्ता पद रहा, भोक्ता पद की अपेक्षा हुई, सुख भोगने की अपेक्षा हुई। इसके लिए दृष्टा पद का उदय होना अवश्यंभावी हो गया। वो दृष्टा पद का उदय होना वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। हाँ, तो सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना चाहने के लिए क्या करें? कर्ता पद है, करना। तो कर्ता पद है तो क्या करें, इसको दृष्टा पद से ही देख पाएंगे। सुखी होना लक्ष्य के रूप में आ गया, कर्ता पद है करने का। अब क्या करें, इसके लिए आपको चीजों को देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें, कितना करें, कब, वो जो समाधान की परिभाषा है। समाधान क्या है ना, करने की स्पष्टता, जीने की स्पष्टता ही तो है। यानी हमारा जो कर्ता पद का अधिकार है उसको हम दृष्टा पद प्रतिष्ठा के साथ पूरा कर पाते, इसलिए हमारा भोक्ता पद जो है वो तृप्त हो जाता है। अभी कर्ता पद है, दृष्टा पद पूरा नहीं होने की वजह से हम कर्ता जो क्रिया करते हैं वो हमारे को तृप्त नहीं कर पाए, यानी हमारा भोक्ता पद अधूरा रहता है। तो दृष्टा पद अधूरा होने से भोक्ता पद अधूरा रहता है। और कर्ता पद में हम भौतिक रासायनिक में ही कर रहे हैं, जीवन पक्ष में हम कर नहीं पा रहे, ये इसलिए। आप बोलें तो मैं उल्टा उल्टा बताता। हाँ, यही तो है। इस सब चीजें बहुत सिंपल हैं, सहज हैं। इसी को सहज को ही सिंपल बोला है। विद्वता जो है सहजता से जुड़ी हुई है। देखिए, आचरण में भी उसको बोला है। जो गुरु है वो सहजता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, प्रामाणिकता और सहजता के साथ प्रस्तुत होता है। तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही प्रस्तुत होना है, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आना बिल्कुल भी, है ना। तो वो पकड़ने की जरूरत है कि सब बात तो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। हमारा सोचने का तरीका ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसी से छूटना है, वही अभ्यास है।
हाँ हाँ भले कुछ भी हो पर प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो उसको हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। एक्चुअली उसका इतना वो है नहीं। सही बात, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो रूप ही है ना, स्टाइल ही तो है, दिखेगा कैसा, है ना। जितनी शैलियां हैं ये सब दिखती कैसी हैं, उसका कोर कंटेंट क्या है ना। तो वस्तु, विषय वस्तु पे पहले ध्यान जाना, उसके लिए पहले हमारे को समझना पड़ेगा, तो फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाबा जी तो कई बार बोलते थे, देखिए आप हम सब, मैं मेरे से अच्छा आप सब लोग प्रेजेंट करते हो, पर असली बात हमारे पास है। इसको अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम लोग हमसे कहीं आगे, आगे की पीढ़ी आगे। ऐसा बोलता, प्रेजेंट करने में तुम हमसे बहुत आगे हो, सबको बोलते थे ये। पर जो सच्चाई की पकड़ है वो हमारे पास है ना, हमारी ताकत वो है। हमारी प्रेजेंटेशन शैली कमजोर, मतलब उतनी नहीं है जितनी आप लोगों की है ना। तो बोलते अगर आपको ये कंटेंट मिल गया, सच्चाई हाथ में आ गई, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा। शैली वस्तु नहीं होती है ना। हमारे अब देखिएगा, बहुत सारे लोग प्रेजेंट करते हैं इस कंटेंट को, तो जहाँ पे कंटेंट पे फोकस्ड रहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो ना हो, बोर्ड का यूज बहुत अच्छा हो ना हो, ये सब मैटर नहीं करता है। ये हो तो सहयोग करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्लासरूम में इफेक्टिव होता है वो। लेकिन जो एक्चुअली जो चीज़ छूती है ना, वो है कंटेंट उसका, और उसमें हमारी निष्ठा और हमारी पकड़। हमारे अंजनी भैया थे, वो बोलते थे भैया मैं कभी क्लासरूम के तरीके से कभी कुछ नहीं किया है ना। तो बाबा जी बोले तो उन्होंने शिविर लेना शुरू किया, है ना। अच्छा, वो पब्लिक स्पीकिंग में भी कभी नहीं रहे, बोलने में भी उनको हिचकिचाहट होती, पर उनके शिविर लोग को छूते थे अंदर तक, क्योंकि उनकी वो जो डिवोशन था उसके प्रति, वो टच करता था लोगों को। तो काफी लोग जुड़े उनसे, उनके माध्यम से। तो कंटेंट के ऊपर अधिकार होना जरूरी है, और फिर उसके प्रति हमारी जो निष्ठा है वो जरूरी। ठीक है, और बताइए। तो पूरा हो गया मान लें। हाँ, दर्शन, दृष्टि, दृष्टा और दृश्य, है ना। तो दृश्य तो अस्तित्व ही है, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व। तो सहअस्तित्व दिखा तो दृश्य पूरा दिखा। दिखने का मतलब है दर्शन, है ना। दिखने के लिए दृष्टि चाहिए। किसको चाहिए? देखने वाले को, जो कि दृष्टा है। तो दृष्टा दृश्य पूर्वक दृश्य का दर्शन करता है। दर्शन होता है तो उसको ज्ञान होता है। ज्ञान जिसको होता है वही ज्ञाता है। ठीक है। ज्ञान होने के लिए पहले वो साधक है, वो साधना करता है ना। तो ये सब ऐसे जुड़े हुए चीजें, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इनमें। जो हमारा लक्ष्य है वो जागृति ही है ना। जागृति को कैसे बताया इसके अंदर? जीवन आकांक्षा और मानव आकांक्षा के रूप में। मानव आकांक्षा क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय से स्थित। जीवन आकांक्षा है सुख, शांति, संतोष, आनंद। इसी इसके अर्थ में वो पूरा है। ये जो आखिर के 2 टॉपिक्स थे हमारे, वो इसी पे हैं सारे। शुरू में जहाँ पे इसके अंदर उपासना की बात आती है, उधर भी ईस्ट की जो बात है, वो ईस्ट में जागृति ही ईस्ट है, वहीं से कनेक्टेड है। तो हमारा जो हमें पाना है, जो हमें हमारा टारगेट है ना, वो जागृति है।
जागृति के दो कंपोनेंट हैं, एक पहले जागृति को पा लेना, फिर जागृति को जी लेना। जागृति को पाने का मतलब है क्रियापूर्णता, और उसको जी लिया मतलब आचरण पूर्णता, है ना। समझना और प्रमाणित करना, ये दो बात। प्रमाणित मानव परंपरा में ही होता है। तो समझने का हम समझे नहीं समझे, प्रमाणित मानव परंपरा में होता है। इसलिए अशारीरिक जीवन के अंदर कोई प्रमाण नहीं हो पाता, इसलिए समझना संभव नहीं है। समझने के लिए तो शरीर यात्रा ही है। तो जो भी गुणात्मक परिवर्तन होगा वो शरीर यात्रा में होगा। तो शरीर यात्रा का महत्व समझ में आता है। अभी तक क्या माना? शरीर यात्रा बंधन, समस्या है, इससे छूटना है। अब ये समस्या नहीं है, इसका प्रयोजन है। तो जैसे ही प्रयोजन समझ, शरीर यात्रा का प्रयोजन है, तो यानी इसमें कोई सहीपन है जीने का, तो हम सहीपन में जी सकते हैं, ये बात आती है। नहीं तो कुछ भी सही नहीं है फिर उसमें, तो इसको नकारना ही है, इससे मतलब विरक्ति होनी है और इसको छोड़ देना, त्याग देना है। इसलिए उधर त्याग में जाते हैं, इधर साधना करके साधते हैं, है ना। उसमें ध्येय है हमारे पास कोई, तो वो ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं इसके साथ। तो ये मानव का मानव रूप में तृप्तिपूर्वक जीने का दर्शन है, सामान्य मानव के रूप में जीने की बात है। कॉमन आदमी कैसे जिएगा, इसकी बात है। आप हम जो हैं, इसमें कोई विशेषता की बात नहीं है ना। ये नहीं है कि आप पहले विशेष बनोगे फिर आप, नहीं, सामान्य रूप में कैसे नहीं। इसलिए सिंपल है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो चीज सामान्य आदमी के लिए, सभी के लिए है, उसको सिंपल ही होना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा? अभी हमारा सारा अभ्यास विशेषता के लिए है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसकी वो भाग क्या है जो औरों को नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है। ये टेंडेंसी हो जाती है, इसमें फंस जाते हैं कुछ लोग, इसमें फंस जाते हैं विशेषता ढूंढने में। नहीं, मेरा एंगल जो है ना, ये देखो एक थोड़ा अलग है। वही हाँ, बिल्कुल है ना। तो वो अपना कोई ऐसा साइड दिखाना चाहते हैं जिससे हमारी अलग पहचान बने। ये अभ्यास हो गया हमारा। हाँ, है ना। बच्चों को भी हम बोलते हैं कि भाई तुम स्पेशल हो, तुम अलग हो। हाँ, हाँ। तो वो बचपन से ही बच्चे उसको वर्णने लगते हैं। उनको लगता ही है कि मेरी इंडिविजुअलिटी ही सबसे बड़ी चीज है ना। मेरा इंटरेस्ट है ना, मेरा मन नहीं कर रहा, है ना। सब लोग तैयार हो गए जाने के लिए कहीं यात्रा पे, बच्चा बोलता है मेरा मन नहीं है जाने का। मना उसे। कहां से आ गया उसमें ये? हमने ही आदत डाली उसे, है ना। हम ये नहीं बोलते जो सब करते हैं उसमें हमें साथ चलना होता है, समझ के साथ चलना होता है। पहले क्या था, साथ चलना होता था मजबूरी में साथ चलना। अब क्या चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा, समझ के साथ चलना। जैसे जैसे उसकी समझने की, जितना जितना समझने की आयु हो गई, उतना उतना समझाते जाइए। पर वो हमारे अंदर पहले स्थापित होगा ना, साथ चलना है, ये गुण है। साथ चलना ही सर्वोपरि गुण है, ये हम में पहले स्थापित होगा, तो फिर हम बच्चे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले जो करते थे कई सारी चीज़ें वैसे बाद में भी वही करेंगे, लेकिन देखने का नजरिया ही बदल जाए, वही दृष्टि बदलती है ना। क्योंकि अब हमारा ध्येय अलग है। अब ध्येय साथ में जीना, उसके अर्थ में करेंगे। इस चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं अभी, लाइक
इनफैक्ट जो स्ट्रेसफुल लाइफ हुआ है वो इसीलिए हुआ है, हाँ। क्योंकि हम सिलोज में इतने चले गए कि अब इंडिविजुअलिटी को बचाना, मतलब परिवार के रूप में भी एक हाँ। इंडिविजुअल परिवार भी तो नहीं कर सकता है, राइट। बट यू नो लाइक बीइंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी, अपना अलग से एंड देन दैट क्रिएट्स द स्ट्रेस बिकॉज नाउ यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। ट्रू। एंड दैट इज़ वेर व्हेन यू फील कि आपको आपका धन ज़्यादा बनाना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू बाई। राइट। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ए शेयरिंग। तो ये सब इसका कल्मिनेशन अभी देख पाते हैं, और ये स्ट्रेसफुल लाइफ इसी वजह से हुआ है। देखिए, सामान्य रूप में जीने में बहुत कम श्रम है। विशेष होके मतलब मान लीजिए 6 लोग हैं परिवार में, सब विशेष हैं, अब साथ में जीने में कितना स्ट्रेस है। साथ में जीना विवशता है, अकेले तो जी नहीं सकते, है ना। तो या तो फिर वही पैसे से जियोगे आप, तो हर चीज़ आपको आउटसोर्स करनी है ना। तो बच्चे का पालन पोषण आउटसोर्स कर दीजिए, आया ले आइए, खाना बनाना आउटसोर्स कर दीजिए, है ना, सब साफ सफाई आउटसोर्स कर दीजिए, सब कर ही सकते हैं, सब पैसा ज़्यादा होता है, सब काम किया जा सकता है। इसका परिणाम क्या आता है, क्योंकि जब सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, हमारे पास देखिए आपस में जो संबंध बनता है ना, आप देखिए कोलीग्स के बीच में एक अटैचमेंट हो जाता है। क्यों जाता है? हम मिल के कुछ कर रहे हैं। ये जो मिल के करने से एक संबंध बनता है। अब परिवार में हमने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, तो मिल के करने को कुछ बचा नहीं, तो सब मनमानी कर रहे हैं, तो एक दूसरे की मनमानी में राजी होते रहते हैं बस। अच्छा तुम कर लो, अच्छा मैं कर लेता हूँ, अच्छा तुम कर, इतना ही संबंध रह जाता है, तो स्नेह नहीं डेवलप होता। हाँ हाँ हाँ, है ना। जैसे शीतल दीदी बता रही थी, वो आजकल कुछ वहाँ पे कराती हैं लाइब्रेरी में आफ्टरनून्स में, प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ, है ना। तो उसमें जो बच्चे मिलके करते हैं प्रोजेक्ट्स, उनमें एक बॉन्डिंग बनती है। तो परिवार में तो एक स्वाभाविक रूप में मिलने के लिए इतने सारा काम है, उसको हमने कर दिया साइड में, आउटसोर्स, है ना। अभी जितना हमारे परिवारों में हुआ है उससे कहीं अधिक और भी हैं। जितने अत्याधुनिक होते जा रहे हैं उतना आउटसोर्स होता जा रहा है वो सारा काम। यहाँ तक कि बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए भी आया होती है, उसका होमवर्क कराने के लिए अलग आया आती है, सारे काम आउटसोर्स कर दिए। मैं तो देखा ऐसा। अभी मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप कि कितना काम आउटसोर्स कर दिया गया। फिर बच्चों की बॉन्डिंग कैसे होगी हमारे साथ? कुछ बातचीत होती है तो केवल बातचीत प्रधान हो जाता है वो सारा संबंध। बातचीत के अंदर कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि आप किसी रियलिटी के साथ डील नहीं कर रहे। भाई जो आप काम करते हैं उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो सब तो वो क्रिया करने में एक चीज़ है ना, वो वाला कनेक्शन छूट जाता है। तो केवल फीलिंग लेवल पे, और वो भी वर्बल इंटरेक्शन, इसमें जो रेजिलियंस आनी चाहिए, है ना, एक हमारी चीज़ों को साथ में लेके चलने के लिए जो ताकत चाहिए वो नहीं आप बनती है बच्चों में। तो बहुत मूडी हो जाते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, और वो कोई परिवर्तन को नहीं देख पाते हैं, झेल ही नहीं पाते हैं वो चीज़ों को। कभी किसी के लिए केयरिंग करनी हो तो उसमें घबराहट होती है उन्हें, हम कैसे करेंगे, ये सब मुद्दे आने लगते हैं। भैया ये जो है ना, तुमसे हो तो कर लो, इट्स ओके, ये जो बचपन से पढ़ता है, या फिर फैमिली में भी, जैसे फीमेल्स के साथ ये ज़्यादातर, मैं अपना ही शेयर करूँगी भैया। मेरे फैमिली में मेरी मदर इन लॉ मतलब ये इसी तरह से, मतलब वो कुछ ले नहीं पाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से कोई रिलेशंस बचे नहीं। एंड अभी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वी हैव टू डील इट आवरसेल्व्स। कभी भी वो रिलेशंस नहीं बने, मतलब अगर कोई आते थे तो भी उनको ऐसा लगता था कि ओहो क्यों आ रहे हैं, चाय भी बनाना, मतलब इट इज़ लाइक, इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। एंड जब दूर से लोग आते हैं तो कम से कम थोड़ा सा उनका वो भी ध्यान रखना, वो नहीं हो पाया। तो अब मैं वो देख पाती हूँ। अब
अब हम वो रिलेशन वापस जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो दिक्कत होती है। ठीक बात। बट अभी जैसे इतना बड़ा परिवार है तो मैं पहले सब कुछ बना के आ जाती थी, इंक्लूडिंग रोटी वगैरह। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं मम्मी आप रोटी बनाना ताकि गरम गरम सब लोग खा सके, मैं सुबह दाल चावल सब्जी बना के निकल जाऊंगी। वो पर्पसफुली मैंने उन पे डाला ताकि वो कनेक्ट हो पाए। और नहीं तो क्या होता है कि जितना वो फ्री बैठती हैं वो विचार अकेलेपन का सही बात, तो और वो सिलों में चले जाते हैं। सो एक एक्टिविटी मैंने इस तरह से शुरू करा, फिर वो धीरे धीरे बच्चों के साथ, मतलब मम्मी ये गुजराती में है, मैं गुजराती नहीं पढ़ा सकती, आप कर लीजिए, आप इसको थोड़ा सा ये हेल्प कर दीजिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा उनके साथ इन्वॉल्व किया तो अब वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मतलब थोड़ा श्रम पूर्वक करना पड़ा। तो वो पता चलता है कि ये रहने दो, इट्स ओके, तुम रिलैक्स रहो। इट इज़ नॉट सो, राइट। एक्चुअली आप रिलैक्स नहीं हो, आप और किसी नेगेटिव विचार में जा रहे हो, तो ये भी गलत है। तो वो इन्वॉल्व करना बहुत पर्पसफुली करना भी पड़ता है कभी कभार। देखिए जो विचार है ना, ये अक्षय बल है ना, तो आज जितना भी करो और करने की जगह बची है, तो हम ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं, है ना। तो इसका संतुलन कैसे है कि व्यवहारिकता के लिए इसमें से क्या निकल रहा है। तो व्यवहारिकता के लिए हमारे को निष्कर्ष चाहिए होता है, तो विचार जो है वो निष्कर्ष के लिए होता है। अगर हम विचार कर रहे हैं तो निष्कर्ष निकलना जरूरी है, निष्कर्ष ही व्यवहारिकता में प्रमाणित होता है। क्या होगा, ज्यादा गलत निष्कर्ष होगा तो पता तो चलेगा, है ना। और निष्कर्ष नहीं निकला तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो चीजें टलेंगी। आप और थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो आप आइसोलेशन में पड़े रहोगे, क्योंकि थिंकिंग में जितना गहराते जाओगे, जितना गहरा जाते जाओगे, उतना आप दुनिया से कटते जाओगे, आसपास के लोगों से डिसीजन ले नहीं पाओगे, यहाँ पे फंस जाता है। ये विशेष साइकिल है। तो व्यवहारिकता से जुड़ना है। इसमें मुद्दा क्या है, होना क्या है, वो अपने पास रेफरेंस पॉइंट आ गया इधर, है ना। ये संबंध है, या ये उत्पादन है, या ये सामाजिकता, क्या मुद्दा है, ये वाला मुद्दा। अच्छा, इसमें होना क्या है, ये हमारे को मालूम, इसके अर्थ में निष्कर्ष निकालना है। घबराना नहीं है, हो सकता है गलती हो जाए, गलती का अधिकार लेके तो पैदा ही हुए, सही करने का अवसर है ना। तो पार्टिसिपेट करना, करने से पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन नहीं छूटना है अपना। दूसरी बात, परिवार के अंदर पार्टिसिपेशन जिम्मेदारी पूर्वक होता है। तो जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं, तो आपने कुछ जिम्मेदारी दी, तो जिम्मेदारी के अर्थ में ही मूल्यांकन है, उसी के अर्थ में सेंस ऑफ अचीवमेंट है, उसी के अर्थ में अप्रिसिएशन है। जिम्मेदारी नहीं होगी, आपका मन हो तो कर लो, नहीं तो नहीं करो, तो कोई अप्रिसिएशन की जगह नहीं बचती है, कोई मतलब एक आपको एक सुनिश्चित विधि नहीं मिलती, आधार नहीं मिलता है अप्रिसिएशन करने का। अगर जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी कितने अच्छे से की, इसका दोनों लोग मूल्यांकन कर सकते हैं, सभी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आधार चाहिए हमारे को व्यवहार करने के लिए, वो जिम्मेदारियों से ही आता है। इसलिए न्याय में जिम्मेदारी सबसे बड़ा पहलू है, और जिम्मेदारी निर्वाह करने की जो पहली स्थली है वो परिवार है। तो परिवार को हमारे को समझना है। कर्म दर्शन का जो सार भाग है ना, बेसिकली हमें जो कर्म करना है ना, कुछ तो कर्म करना ही है हमें। तो कर्म क्यों करना है ना, क्योंकि हर कर्म से कोई उपलब्धि होनी है, उसका कोई परिणाम आता है, परिणाम उपलब्धि के रूप में है ना। तो उसकी पहली स्थली है परिवार। तो हमारा जो कर्म परिवार में हो रहा है, जिसमें हमारा कृत कारित अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक विधि से जो कर्म हो रहा है परिवार में, उसमें हमें उपलब्धियां हों इस रूप में। परिवार एक व्यवस्था है, ये समझते हैं, तो व्यवस्था के का कुछ निश्चित प्रयोजन है, उसमें कुछ निश्चित जिम्मेदारियां हैं, कुछ निश्चित क्रियाएं हैं। इन सबको पहचान के जब हम परिवार में जीने लगते हैं, तो हमारे कर्म जो है उपलब्धियों के रूप में हमारे को रिजल्ट देने लगता है। इतना ही तो जीना है, जीने में सुख की शुरुआत हो गई। ठीक है, यही कर्म दर्शन की एसेंस है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला दर्शन व्यवहार दर्शन,
क्यों पहले व्यवहार दर्शन? क्योंकि मानव मानव व्यवहार में ही सुख है। अब मानव मानव व्यवहार के लिए कर्म है, ठीक है। फिर इस कर्म में हमारे को उपलब्धियां हों, उसके लिए कुछ अभ्यास है, तो अभ्यास दर्शन आएगा। ये सब पूरा होने से अनुभव, तो ये पूरा का पूरा दर्शन जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जी जी जी। क्या चीज? हाँ, तो देखिए, मानव मानव की जो सुख या दुख है वो परस्परता में ही है, यानी व्यवहार में है ना। इसलिए व्यवहार दर्शन हमें समझना है, ठीक है। मानव मानव व्यवहार करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ निश्चित क्रियाओं को करना है, कुछ कर्म को करना है ना। उसको कर्म के अंदर हमें सही उपलब्धियां होने लगे, इसके लिए कुछ अभ्यास करना है। और ये जब सब संतुलित हो जाएगा तो सुख की निरंतर अनुभूति है, अनुभव दर्शन। फिर उसी को आगे शिक्षा में ले जाएंगे तो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद हम बता पाएंगे, है ना। समाधानात्मक भौतिकवाद को बता पाएंगे, व्यवहारात्मक जनवाद को बता पाएंगे। इससे जीने की कलाएं निखर के आती हैं, है ना। तो उसमें मनोविज्ञान, है ना, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, फिर व्यवहारवादी समाजशास्त्र और आवर्तनशील अर्थशास्त्र, ये सारा अगर पूरा हो जाता है, जीने की कलाएं सज जाती हैं, तो संविधान को हम जी ले, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान। ये कंप्लीशन है सारा इन सब का। ऐसे पूरा वांग में जुड़ा है, इस अर्थ में लिखा गया है। संविधान जो होता है ये सबके अर्थ में है, पूरी मानव जाति के अर्थ में, या एक समूह के अर्थ में, सामूहिकता के अर्थ में लिखा गया। तो संविधान का को इम्प्लीमेंट करने का, या संविधान के अनुरूप होने का, या संविधान को जीने का जो पहली स्थली है वो परिवार है। तो हमारे परिवार में कोई संविधान है क्या? है ना, कोई नीति, कोई प्रक्रिया, कोई प्रणाली, कुछ निश्चित लक्ष्य, इस तरीके से। अगर ये सब नहीं है तो उसका नाम अंग्रेजी में बहुत बढ़िया दिया है, रैट रेस। फिर तो अंधाधुन भाग रहे हैं बस, ठीक है। चलिए और बताइए। जी दीदी। भैया, ये टॉपिक के साथ एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि कई जो मानव होते हैं वो बहुत इमोशनल और सेंसिटिविटी उसमें ज़्यादा होती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं बचपन से बहुत सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और जो आपके जो क्लोज है, चाहे वो पेरेंट्स हो या क्लोज फ्रेंड्स हो और अभी हस्बैंड है, तो उनसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहती है। तो कभी कभी वो सेंसिटिव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम किसी बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, और विचार में भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आती। तो ये कंटेंट आने के बाद मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन इस पर इतना अचीव मैं नहीं कर पाई। तो इसकी वजह से मतलब कभी कभी आपके शरीर पे भी उसका प्रभाव बहुत भारीपन से होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो जिसको आप बोल रहे हैं अधिक सेंसिटिव हैं, इसका एक सबसे बड़ा लक्षण आता है, बहुत स्ट्रेसफुल भी रहते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो स्ट्रेस बनती रहती है सारी। तो ये अधिक सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? देखिए, सेंसिटिविटी तो सब में बराबर होती है। इसमें क्या है, व्यवहारिकता से जो कनेक्शन है वो छूटा हुआ है,
जिसको आप अधिक सेंसिटिव बोल रहे हैं, माइंड वाले पक्ष में ज़्यादा खेल चल रहा है, व्यवहारिकता में कम हो रहा है, ये संतुलन छूटा हुआ है। तो इसका इलाज भी वही है, उसी संतुलन को बनाना है। तो अपने जो हम चल रहे हैं हमारे अंदर मानसिकता में, इसकी व्यवहारिकता क्या, इसको पहचानना जरूरी है। उसके लिए ये मैं जो मुद्दे पे विचार कर रहे हैं ना, ये क्या मुद्दा है, अपने पास फ्रेमवर्क आ गया ना कि भाई अच्छा ये पति पत्नी संबंध का मुद्दा है, ठीक है। तो इसमें पति पत्नी संबंध का बेसिक क्या है कि भाई ये किस प्रयोजन में है, इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसमें क्या क्रियाकलाप है, इसकी क्या उपलब्धि है, ठीक है ना। इस फ्रेम में देखिए कौन से मुद्दे पे है ये, ठीक है। फिर ऐसे करके आप देखना शुरू करेंगे, देखिए व्यवहारिकता से जुड़ता जाएगा। ये व्यवहारिकता से जुड़ेगा तो आपके अंदर अपने आप ही पूछा ठीक है ये थोड़ा मैं ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, इसको छोड़ो, ये प्रैक्टिकल इसमें ये चीज़ है। अपने आप से सेल्फ करेक्शन हो, करेक्शन तो सेल्फ में ही होगा, है ना। हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि अभी हम संबंध को समझे नहीं है। एक दूसरा, हमने सामने वाले को नहीं समझा है। भाई जैसे हमारे पास कल इतने सारे छोटे बच्चे आए, अब हम सोचे कि बच्चे हमें फिजिक्स समझा देंगे, तो ये सही अपेक्षा गलत। तो हमें रीडिंग पहचानना पड़ेगा ना कि इनकी कितनी योग्यता पात्रता है, योग्यता पात्रता के अनुसार अपेक्षा होनी पड़ेगी। तो अधिमूल्यन का रखा है इसलिए गलत अपेक्षा है, ठीक है। अभी क्या हो जाता है कि मेरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं किया तो देखिए ये मेरे को ध्यान नहीं देते, मेरी केयरिंग नहीं होती, ये भाव आ जाता है ना। तो जबकि क्या है कि सामने वाले को अभी पता ही नहीं चल रहा है कि उसको केयरिंग भी करनी, उसको मालूम ही नहीं है कि आपको ऐसे ध्यान की अपेक्षा है, तो कम्युनिकेट कीजिए। उसमें हमारे को ईगो हो जाती है। देखिए अपना मान के हमें बताना ही पड़ेगा, देखो मेरे को आपसे ना इस ध्यान की जरूरत है, मेरे को आपके साथ ये वाली चीज में सहायता चाहिए, मेरे को आपके साथ इधर घूमने जाना है। यही तो अधिकार है संबंधों में, इसको किया जाए, बातचीत की जाए, अपनी अपेक्षाएं बताई जाएं, अपनी कामनाएं बताई जाएं और उसमें एक दूसरे का सहयोगी हुआ जाए। बहुत मजेदार है इसको करना। अभी क्या हो गया, हम बताएंगे भी कुछ नहीं और अपेक्षाएं भी सारी। मतलब ऐसा है कि हमारे विचार को ही पढ़ ले, है ना। सामने बैठे हैं, नाराज हैं और इतने नाराज अंदर हम जल भुन रहे हैं और सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारी अपेक्षा बनी है कि ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं क्यों नाराज हूं। ये घटना घटते कि नहीं, अरे नाराज हो तो बता, ये मेरे को ठीक नहीं लगा, है ना। जैसे इसमें बहुत ज्यादा तर्क की भी जरूरत नहीं होती। देखो पहली चीज क्या है बताना कि ये घटना घटने से मेरे को ये पीड़ा हुई, ये सही गलत अभी छोड़ दीजिए, पर पीड़ा तो है, इसमें मेरे को आप सहयोग करो ना इसको दूर करने के लिए। तो पहले खुलना, इसको कहते हैं खुलना, अपने भावों को शेयर कर पाना। अच्छा लग रहा है तो भी बताना है, खराब लग रहा है तो भी बताना है, इतना ही तो संबंध है। यही व्यवहारिकता। देखो जो अंदर चल रहा है, जो खराब लग रहा है उसी में घूमते जा रहे हैं, इसको बाहर से जोड़ दिया, बताया, शेयरिंग करने में कैसा फील होता है, फिर रिलैक्स हो जाते हैं ना अपने आप ही। वही तो जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कुछ नहीं है, वो शेयरिंग की कमी है। हमारी अपेक्षा क्या बनी हुई है, सामने वाला पढ़ लेगा। तो हमें मालूम होना चाहिए जीवन जीवन को पढ़ता है जागृति के बाद, अभी तो भाषा के माध्यम से ही पहचान पाएगा, तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है भैया जी। ये पति पत्नी संबंध में तो बहुत ही हो जाता है, हाँ। हो सकता है, हाँ। ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। हाँ। लेकिन जो दूसरे संबंध हैं, इन लॉज हैं, हाँ। या फिर और कोई है, कुलीग्स हैं, घर में एक संबंध है, तो उसके साथ भी अगर हम ऐसी कुछ बात करें हाँ। कि मैडम, दीदी, मुझे आपका ये थोड़ा सा
ऐसा लगा और मुझे आपसे इस तरह से, तो उसमें शायद जब भी अपना एक्सपेक्टेड नहीं मिलता या फिर वो कुछ अलग तरह से अपनी योग्यता के अनुसार, तो उसमें भी वही सेंसिटिविटी अपने दिमाग में फिर चलने लगती है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो ठीक बात है। तो क्या है, देखिए, जो संबंध में एक निष्ठा पहले चाहिए, तो हस्बैंड वाइफ में वो है, इसलिए उधर ये कम्युनिकेशन की जगह बनी। अभी इस संबंध में हमारी निष्ठा कितनी हुई है, निष्ठा के आधार पे स्नेह और विश्वास है ना, तो हम पहले विश्वास को स्थापित करें आपस में, है ना। जो रोजमर्रा के कार्यक्रम में तो ध्यान देके ही होता है, एक दूसरे का सहयोग करने से होता है। कोलीग्स का मतलब साथ में मिलके करना, तो सहयोग करने से होता है। सहयोग करते हैं तो सामने वाले को भी पता चलता है काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें जब आप बोलते हैं तो सुनेंगे। अगर सहयोग में कमी रह रही है ना, या हमारी बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है, तो फिर अचानक ही हम ऐसी सेंसिटिव बात कर दें तो उनको लगता है अरे ये क्या, ये हो जाता है। तो आत्मीयता स्थापित करनी पड़ती है, उसमें उस पर काम करना पड़ता है, धीरे 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 करके, है ना। तो उसके अंदर क्या है कि भाई जैसे इसमें शिष्टता काम आती है। शिष्टता क्या है कि भाई कुलीग्स के आपस में काम करने की एक शिष्टता है, तो उस शिष्टता के को रेफरेंस बना के बातचीत होती है पहले, फिर आत्मीयता के आधार पे होती है। पहले तो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से और उसके हिसाब से होगी, फिर उसके बाद आत्मीयता। जब अगर मैत्री हो गई है तो फिर आत्मीयता के हिसाब से होगी, ठीक है ना। भैया एक दूसरा भी प्रश्न है। हाँ। जो आपने अभी पारिवारिक लक्ष्य के बारे में बताया, हाँ। कि एक लक्ष्य, तो जो हम आई थिंक जो भी हम यंगर वन हैं वो ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि जब जो हम व्यवस्था में हैं, तो एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी, एक ना हम अपनी सुविधा को निश्चित ही कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम में काम करना पड़ेगा, एक दूसरा व्हाटएवर, उसके लिए ज़्यादा उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। उसमें ऐसा भी होगा कि अगर हम दोनों अपने को समझ रहे हैं फिर भी अपने को समय ना भी दे पाए, साथ न भी रह पाए, तो वो जो एक लक्ष्य पूर्वक जीने की बात है, तो उसमें थोड़ा सा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाता है कि एक रेट रेस, एग्जैक्टली द रेट रेस। क्योंकि जब हम प्राइवेट में होते तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट होता है तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आए तो अभी कोई फॉरेन कंट्री के जहाँ पे अच्छे रूल्स हैं। सो इस में से अपने आप को मानसिक स्थिति जो है कि कहीं भी है सुखी होके करना है, ये भी हमने समझ लिया, ये भी ठीक है कि जहाँ भी रहे, लेकिन फिर भी ये एक फिनेंशियल एक्सपेक्ट्स के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी सब कुछ बाकी रहता है फैमिली में, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है, क्योंकि क्या हर एक की फैमिली की सिचुएशंस भी कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सही बात है। तो दीदी देखिए, इसमें मूल में हमारे को ये जो हमारे अंदर एक ग्रोथ की नीड है, एक विकसित होने की या उन्नति करने की, प्रगति करने की जो नीड है ना, तो इसको आप बोल रहे हो कि इसको हम ऑक्यूपेशन से जोड़ रहे हैं, है ना। जबकि हम क्या कह रहे हैं इधर कि ग्रोथ परिवार की होती है ना। परिवार की ग्रोथ या परिवार की प्रगति क्या है कि उसमें हमारे संबंध और अच्छे होते हैं, है ना। इसको करने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं के लिए हम ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन से हमारे को सुविधाएं खूब सारी मिलती जाएंगी, पर अगर उससे संबंधों में दूरी आ रही है तो फिर वो हमारे लक्ष्य से हमारे को दूर ले जा रही है। अब ये हमने ये वर्कआउट नहीं किया अभी, ये मैं कहना, अभी हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी जो उन्नति है या प्रगति है वो हमारे परिवार की है, साथ की है, हमारे संबंधों की जो स्थिरता है और उसके अंदर जो मधुरता है उसकी है। संबंध और अच्छे होने समय के साथ, है ना, इसको लक्ष्य नहीं बनाया है। तो परिवार का लक्ष्य तो ये बनेगा। हमने क्या कर दिया, कहीं पे एक अजम्पशन के साथ कि परिवार की जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ग्रोथ है, जबकि फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो हमारा टूल है संबंधों में और अच्छा होने के लिए, है ना। फाइनेंस किस लिए चाहिए? बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा देनी है, इसके लिए फाइनेंस चाहिए। हमारे को एक प्रकार का पोषण चाहिए, इसके लिए कुछ फाइनेंसेस चाहिए। हमारे को एक प्रकार का घर चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, उसके लिए। तो वो सब भी संबंधों के अर्थ में पहले सुनिश्चित किया जाए। ये काम हमने किया नहीं हुआ। तो फाइनेंशियल
अर्निंग ही एकमात्र टारगेट बन जाता है, जो अपने आप में टारगेट ही नहीं है, वो तो टूल है। यहाँ इसमें फंसे रहते हैं। तो उसी को हमने भी अपनाया, हमारे पेरेंट्स ने भी वही अपनाया था, हमारे बच्चे भी उसी को अपनाते हैं। तो इसलिए सबके सब संबंधों से, जॉब के लिए दूर हो जाओ, अपने अपनों से ही दूर हो जाओ, है ना। अभी देखिए ना कि परिवार, अभी क्या हो गया एजुकेशन का। एजुकेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी एजुकेशन होती जा रही है उतने ही परिवार से दूर जाते जा रहे हैं, है ना। आप एजुकेशन करके परिवार में तो आओ। मान लीजिए आपके शहर में नहीं हो रही है बढ़िया यूनिवर्सिटी, आप कहीं जाके पढ़ के आते हैं अहमदाबाद में, तो वापस तो परिवार में आओ। तो अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से फिर न्यूयॉर्क, फिर थोड़े दिन में चंद्रमा। जीना कहाँ है? जीना परिवार में है। ये छूटा हुआ पॉइंट। सुख कहाँ है? परिवार में है ना। सारी तृप्ति परिवार में है, इसको छोड़ के चल रहे हैं। जीना क्या माना हुआ है? भोग जीना है। और आगे 3 अपनी बात हो रखी है पहले। वही है जो हमारा जो वाद है उसका ही मुद्दा है, अवधारणा जो हमारी है उसका ही मुद्दा है सारा। तो जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक ये सब ठीक नहीं होता है। इसमें पैचवर्क करते रहते हैं कभी कभार। वो मौलिक परिवर्तन होना है। ठीक है, और बताइए। हाँ, समय तो लगता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। शॉर्ट टर्म नहीं है ये वैसा नहीं है कि भाई आपको परेशानी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है तो 2 मिनट बैठ के वो सांस ऊपर नीचे कर लो तो वो स्ट्रेस दूर हो जाएगी। वैसा नहीं है ये, जुगाड़ नहीं है ये, रिलीफ मैकेनिज्म नहीं है। ये तो मौलिक परिवर्तन है जीने में। बताइए। ये सब के मूल में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो अभी तक का मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि हम अपने को शरीर मानते हैं ना, वही सबसे मूल में बात है। हाँ। क्योंकि उसकी वजह से हमने ये, जैसे कि पैसा है या सुविधा है, उसको हमने वो शरीर के लिए चाहिए। हाँ। पर उसको हमने सबसे इम्पोर्टेंट मान लिया क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हाँ। तो जब तक ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं होता तब तक आगे बढ़ने का मतलब कोई स्टेप ही दिखता नहीं। ठीक बात है। तो इसको मतलब अभी तो हम मानते ही हैं, जाने हाँ, तो है नहीं। हाँ, तो भी इससे देखो कितना रिलैक्सेशन फील होता है। जैसा कि मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो पहले जब मैं बीमार रहती थी ना तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया। अभी भी ऐसा, अभी इतना मानते हैं कि शरीर अलग है, जीवन अलग है, तो इतना मानने से ये फील होता है कि ठीक है मुझे कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है वो शरीर में है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो इससे मेंटल रिलैक्सेशन ज्यादा होता है, तो मैं जल्दी रिकवर हो जाती हूँ। बिल्कुल सही बात। मतलब ये 3 साल का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ दिखता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो माना ही है, जानते तो है ही नहीं। ठीक बात। पर मानने से भी बहुत सारा चेंज होता है। बिल्कुल होता ही है, स्वीकृतियां ही तो हैं। हाँ, दीदी को दीजिए माइक पीछे। इस प्रश्न को मैं एज अ परिवार सभा में जैसे बैठे हैं ऐसे पुट अप कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस मेरे पास भी आते हैं फैमिलीज़ में वगैरह। ये जो इनफिडिलिटी बढ़ रहा है, हाँ। खासकर लाइक मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में संबंध इतने, मतलब वी वर फ्रेंड्स फर्स्ट एंड देन हस्बैंड एंड वाइफ। तो हर चीज़ हम, जैसे आप कहते हैं कि बात करना, फीलिंग्स को शेयर करना, तो हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन ये चीज़ें हम नहीं देख पाते, इसलिए
काफ़ी बार जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी व्हेन द वुमन इज़ मोर इनटू द चाइल्ड, द मैन स्टार्ट फीलिंग कि भाई यू नो, तो वो एक बहुत क्रिटिकल समय होता है जब इनफिडिलिटी में उतरना होता है। और मैंने काफ़ी परिवारों को मेरे आजू बाजू ये देखा है होते हुए। सम ऑफ देम ट्रैवल, तो दिखता नहीं है समाज में, बट तो मुझे एक ये समझना है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फिजिकल रिलेशंस, स्पेशली व्हेन दिस जर्नी हैज़ नॉट स्टार्टेड। ये शुरू हो बिफोर मैरिज, डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट जब तक ये नहीं है तब तक व्हेन योर अदर पार्टनर यू नो इज़ नॉट इवन हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ इट, तो ऐसे केस में कैसे यू नो इस चीज़ को हम अवॉइड भी नहीं करना है, बिकॉज देन इट गिव्स राइज टू समथिंग एल्स। तो इस चीज़ को कैसे समझा जाए, इस चीज़ को एज अ परिवार हम भी इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये केसेस कभी भी हमारे आजू बाजू होता है, तो उनका ध्यान किस बात पे देना हो, वो थोड़ा सा मैं आपसे। ठीक, ये है गंभीर मुद्दा है, और इसको क्योंकि इस पे बातचीत ही नहीं होती है, ये अंडर कवर्स रहता है हमेशा, तो ये एड्रेस ही नहीं होता है ना। तो देखिए, हम लोगों का कल्चरली या सोशल जो बैकग्राउंड है, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना। ऐसा होने से एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो पुरुषों में है इस बात को लेके, है ना। तो अधिकार के रूप में भी देखते हैं, और जब परिस्थिति ऐसी है जो कि प्राकृतिक परिस्थिति है कि भाई प्रेगनेंसी है, बच्चे को देख रहे हैं, तो उसमें ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की वजह से ऐसा लगता है वी आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग विच वाज माय राइट, विच मेक गिव्स द जस्टिफिकेशन कि अब मैं इसको कहीं और सीख कर सकता हूँ। ये बेसिकली मुद्दा है इसमें। तो इसमें जो निष्ठा होनी है संबंध में, है ना, उसको समझने की जरूरत है कि अच्छा, उसमें मूल में ये भी है मैं शरीर हूँ, इससे सुख डिराइव कर रहे हैं, है ना। तो संबंध में सुख है, ये वाला जो भाग है ये मिसिंग है, और किसी शारीरिक क्रिया में सुख है, इसमें जा चलेगा, है ना। संबंध के माध्यम से शारीरिक क्रिया में सुख है, इसको नहीं पकड़ा भाई। इस क्रिया में जो शारीरिक क्रिया है ना, जो जिसको हम बोल रहे हैं फिजिकल इंटरैक्शन, ये संबंध पूर्वक होती है, तो इसमें दोनों को सुख मिलता है ना। और ये संबंध पूर्वक नहीं होती तो एक एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक एक्सप्लॉइटेड है ना। तो एक्सप्लॉइटेशन से कोई सुख नहीं है, शोषण ही है, वो ग्रेटिफिकेशन है केवल, है ना। वो एक, तो वो चाहे आप पति पत्नी के बीच में हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, वो ग्रेटिफिकेशन है। इसी को बोलते हैं कि ये संबंध को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दैट फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के लिए हम संबंध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, दिस इज ऑमनी प्रेजेंट राइट नाउ, है ना। सभी जगह फैला हुआ है मामला अपने पेट्रियार्कल सोसाइटीज के अंदर, है ना। तो इसका इलाज तो इतना ही है कि संबंध के महत्व को समझना पड़ेगा, है ना। और जो इसका सुख लेना है वो संबंध के अंतर्गत है, ना कि उससे बाहर है। है ना। तो अब इसका इलाज तो इतना ही है कि संबंध की अवेयरनेस होनी है, और इस बात की है कि भाई कोई भी क्रिया है जिसमें हम भागीदारी करते हैं, उसमें दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारियां होती हैं, दोनों व्यक्तियों की अपेक्षाएं होती हैं। अगर एक व्यक्ति की अपेक्षा को वायलेट करते हैं तो उससे वो पीड़ित होता है। तो या तो हम शोषण ही करना चाह रहे हैं, अगर शोषण हमारा लक्ष्य है क्या, इस बात पे बात की जाए, पूछा जाए लक्ष्य क्या है ना। तो लक्ष्य शोषण करना है क्या, या साथ में मिलके कुछ करना है। अगर साथ में मिलके करना है तो दोनों की अपेक्षाएं पूरी होनी है उसमें, तो दोनों की स्वीकृति से कम में नहीं होता, इसलिए वो कंसेंट वाली बात बहुत जरूरी है ना। तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होना है ना। दूसरा, ये क्या एक घटना है जीना, या ये एक लॉन्ग टर्म कोई चीज है। तो इसमें जो भाई घटना के रूप में एक चीज है, लेकिन अगर हम जीने के रूप में इसको देखते हैं तो इससे हमारे परस्पर जो विश्वास है, जो स्नेह है, जो हमारा एक दूसरे के प्रति निष्ठा है, इस पे इसका प्रभाव आता है, ये भी देखना है।
तो हमें साथ चाहिए कि नहीं चाहिए सामने वाले व्यक्ति? साथ नहीं चाहिए तो फिर इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर आप शादी में क्यों हैं, विवाह में क्यों, है ना? अगर आपको साथ नहीं चाहिए क्योंकि साथ के साथ कोई जिम्मेदारी है, आप, इट्स अ म्यूचुअल फुलफिलिंग थिंग चीज़ ना, तो आपको कुछ जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। आप वो जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं करने चाहते तो फिर इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर आप गलत जगह हो, आपने गलती से इसको स्वीकार रखा, इसको छोड़ दीजिए, आप इंडिविजुअल के रूप में रहिए, एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, और फिर करते रहिए आपको जो करना है। लेकिन अगर आपको विवाह संबंध भी चाहिए तो फिर उसकी कुछ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी में यही है कि विश्वास पूर्वक, स्नेह पूर्वक ही हम इस संबंध को निर्वाह कर सकते हैं। विश्वास और स्नेह के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रभाव होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई मैं अभी आपको खुश कर दूँ और फिर उसके बाद अपनी मनमानी कर लूँ। मतलब वो विश्वास ऐसी चीज़ है जैसे कोई शुद्ध, जैसे खाने की दूध पड़ा है, उसमें एक बूंद अशुद्धता गिर जाए तो क्या वो दूध पिएंगे क्या? वो कितनी भी छोटी है उसके मुकाबले, एक पूरे बाल्टी दूध में एक मक्खी गिर जाए छोटी सी तो अशुद्ध हो गया ना। तो ये विश्वास भी ऐसा ही है, आप कितना भी ये बाकी करते रहो पर आपने अगर छोटी सी भी गलती करते हो उससे वो टूट जाता है। तो इसको तो एब्सोल्यूट ही होना पड़ता है, इसमें कंटिन्यूटी ही चाहिए। तो इसमें इसलिए संवेदनाओं का नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। संवेदनाओं का नियंत्रित ज्ञान से पहले संबंध में निष्ठा पूर्वक हो जाता है, हमारे संकल्पों के पूर्वक हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे हम लोगों के ट्रेडिशनल शादी ब्याह के जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें जो वचन, जो बात आती है ना विवाह के समय पे वचन लेने की या वाउज लेने की, वो इसीलिए है क्योंकि आप वचनबद्ध हैं इसके लिए, इसको निर्वाह करने के लिए, है ना। पर वो उसके प्रति निष्ठा नहीं रहती, उसको भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उसी को ध्यान दिलाना है। ये सब चलेगा इसमें। क्योंकि भैया हम ईओजी का एक प्रोग्राम करते थे, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, तो लास्ट डे हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो बच्चे काफ़ी फैमिलीज अब तो कि पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, मम्मी स्ट्रेस में रहती हैं, पापा इस तरह से करते हैं। हाँ। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हम अपने आप ही बड़े हो रहे हैं, पापा मम्मी को हमारे लिए टाइम नहीं है, वो अपने से फ्री हो तो हमारे ऊपर ध्यान देंगे। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इट इम्पैक्ट्स देम। राइट। तो वो हम देख पाते हैं। तो मैं भी कभी कभार उनको, वो मैरिज का एक वो मॉड्यूल था उसमें, तो हम पूछते थे कि मैरिज का क्या मतलब है, तो कोई डिफाइन नहीं कर पाता है। वो 7 वचन भी किसी को याद नहीं रहते। तो वो होता है लाइक दे हैव नेवर टेकन इट दैट वे। तो ऐसे फैमिलीज में से जो बच्चे निकलेंगे वो क्या लेके निकलेंगे? तो और जितनी बार हम गर्ल्स के साथ बात करते हैं कि भाई मैरिज क्या है, सो दे फील इट इज अ प्रिजन। राइट। व्हाई शुड आई गेट इनटू इट? राइट। राइट। बहुत सारे लोग को ऐसे ही लगता है। आज की जनरेशन में सब लोग के उसमें आगे बंधन है और समस्या है, और इट इज एक्चुअली अ सोशल कंपल्शन, है ना। क्योंकि कई जगह पे सम्मान नहीं मिलेगा, आपको सुविधा नहीं मिलेगी, इसकी वजह से विवाह नहीं किया तो घर नहीं मिलेगा, है ना। लड़कियों को अकेले को घर नहीं देते हैं, ये सब समझ। तो इसलिए ये सब तो सोशल कंपल्शन के रूप में देखना शुरू कर दिया बहुत सारी जगह। बट दीज आर ऑल इश्यूज। देखिए कैसे भी बैकग्राउंड से आओ, जिम्मेदारी तो आप ले ही सकते हो अपने सुधरने की, अपने सही जीने की। इस मैसेज को हमें देना है कहीं, किसी भी बैकग्राउंड, ठीक है ना। उनका जो भी वातावरण था, देखिए एक आयु थी जब आप अपने लिए जिम्मेदार नहीं थे, आपके पेरेंट्स जिम्मेदार, उसमें जो होना था नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज तो आप जिम्मेदार हो, अब आप क्या सही कर सकते हो? व्हाट कैन यू फिक्स इन योर लाइफ फर्स्ट? हाँ, यस, राइट, राइट। एंड इवन फॉर चिल्ड्रन जो बोलते हैं कि हमें विवाह नहीं करना, कोई बात नहीं, तुम्हें सही जीना है कि नहीं जीना है? सही जीने का क्या मतलब है, इसका तो शोध करना है। तो उसमें वो 3 चीज ले आई है अपना, कार्य, व्यवहार और सामाजिकता। अब इसके लिए सहयोग चाहिए, ये तीनों अकेले में होता नहीं है। कार्य, व्यवहार, सामाजिकता के लिए परिवार चाहिए, इसके कम में आप कर नहीं सकते उसे। ये पकड़ने की बात है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब हमने बोल दिया कि परिवार की में करो, है ना। इट इज अ नेसेसिटी कि अगर आपको तृप्ति चाहिए कार्य में, व्यवहार में और भागीदारी में सामाजिक, तो आपको परिवार विधि से ही जीना पड़ेगा, इससे कम में वो हो नहीं सकता है। घटना रूप में शायद कर लो आप एक आधी बार, पर कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। ठीक है, और बताइए।
ये जो मुद्दा है ना, ये जो एक्चुअली इस मुद्दों पे बात होती नहीं है कहीं पे भी, है ना, क्योंकि शारीरिक संबंध ऐसी चीज है जिसको बात करने में हिचकिचाहट होती है। तो उसका जो महत्व है और उसका जो प्रयोजन है और उसका जो प्रभाव है, इनको पकड़ना जरूरी है, और ये बच्चों को भी सही आयु में बताना जरूरी है, ना कि उसकी बायोलॉजी बताना। उसकी बायोलॉजी तो बच्चे समझ ही जाते हैं, शिक्षा में आ ही जा रहा है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, है ना, बच्चा होता है, जैसे कई बार देखा गया है स्कूल में, कोई बच्चा को कोई बच्ची अच्छी लगने लगी, किसी बच्ची को कोई बच्चा अच्छा लगने, अब उसके ऊपर ये हो गया भाई तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आसपास वाले बोल रहे हैं, वो बच्चों के मन में नहीं है, केवल अच्छा लगा, कोई अच्छा तो लगना अच्छी बात है। जैसी वो शब्दावली को अपनाते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई क्रिया आने लगती है, तो वो उनके लिए अटपटा होता है सबके लिए। एक्चुअली वो इतना वैसा है नहीं मुद्दा उनके लिए, उस बच्चे के लिए, लेकिन वो बाहरी दबाव और परिवेश और उसके अंदर उसके साथ जुड़ी हुई मान्यताएं, उससे वो बच्चे में फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा झंझट है ना। तो अगर इसकी शिक्षा ठीक से हो, और ये मतलब इसके लिए तो अलग से ही हमारे को बैठना पड़ेगा कभी, है ना, तो उसमें ये बातों को ठीक से किया जाए, तो इसकी शिक्षा कैसे हो, स्कूलों में कैसे हो, परिवार में कैसे हो, ये इसकी जरूरत तो है। हाँ बिल्कुल, हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी बातचीत करी नहीं जा सकती। अपने फ्रेंड्स सर्कल में करो तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, दे आर एज इग्नोरेंट एज यू, है ना, और पेरेंट्स या किसी बड़े से बात करने की हिम्मत नहीं होती है, इतना इट्स अ टबू टॉपिक, तो वो हो ही नहीं पाता है। और समाज में भी आपको फालतू की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये वाली है ही नहीं। तो इसका सबसे बड़ा है कि अगर ये बातें हमारे पास कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं तो इनको डॉक्यूमेंट करके पब्लिश करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। भैया एक बार मैंने सेशन में ऐसे पूछा था, क्योंकि पेरेंट्स का सेशन चल रहा था, और मैंने बोला बच्चों के साथ जो टैबू टॉपिक्स हैं उसकी डिस्कशन क्यों नहीं हो पाती है। तो मैंने एक पापा से ऐसे पूछा कि कल को अगर आपकी बेटी आके बोले आपको कि पापा आई काइंड ऑफ लाइक दिस बॉय बट आई डोंट नो वेदर यू नो इट इज़ लव या इट इज़ जस्ट एन इन्फैचुएशन, तो आप क्या करोगे? तो ही रिएक्टेड, ही सेड कि हाउ डेयर शी आस्क्स मी दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। आई सेड दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि वो आपसे नहीं पूछ सकती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स आपको बताएगी नहीं कभी। तो ही सेड नो शी शुड नॉट, इट इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। आई सेड शी इज अ पार्ट ऑफ यू, who else can tell her better than you, right? कि what is love, कि you know आप दोनों मिलके उसको ये समझा सकते हो, आपसे बेहतर और कौन समझाएगा? फिर वो इंटरनेट से देखेगी या फ्रेंड से सीख लेगी। ठीक बात है, वही ये सब मुद्दे आने वाले हैं, सब के सब आने वाले हैं। अभी हम लोगों को अगले 5-10 साल के अंदर टीनेज प्रेगनेंसीज हिट करने वाली है हमारी इंडियन सोसाइटी को, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द अमेरिकन मॉडल। वहाँ पे इतनी बड़ी समस्या हो गई है, और वो सब इधर जो 5-10 साल पहले यूएस में हो रहा था वो आज यहाँ पे हो रहा है। ये सब तो होना ही है। हमारे पास इसकी ना तो हम इसको सोच रहे हैं, ना इसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास कोई इलाज है, बातचीत हम कर नहीं रहे हैं, तो इसको कुछ करना है तो फिर उसको सोचना पड़ेगा। हाँ दीदी, कुछ कह रहे दीदी? नहीं, ठीक, हाँ ठीक है भैया, मैं कुछ कहूँ? हाँ, अभी तक मतलब जितनी बात कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा कंक्लूजन आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस, सेंसिटिविटी, या अल्टीमेटली संबंध की बात कर रहे हैं कि जीना अल्टीमेटली जहाँ हो रहा है। तो उसमें जैसे आपने बताया ना कि एक्सपेक्टेशंस शुड बी अकॉर्डिंग टू योग्यता, पात्रता, क्षमता सामने वाले की, जबकि हमें खुद अपनी भी योग्यता, पात्रता, क्षमता पता नहीं है। तो इस ट्रैक पे भी मुझे लग रहा है कि इसमें मानव का ही जो छूटा हुआ है अध्ययन, वही करने की जरूरत है। सही बात। Which ultimately says that we are on the correct track. क्योंकि भौतिक रासायनिक को काफी हद तक हम लोग जान चुके हैं, जीवन क्रिया ही बाकी है। सही बात है, सही बात। वो होने से मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स का पूरा डिसॉल्व ही हो जाएंगी सारी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जैसे हम बोलते हैं कि योग्यता, अब हम जानते हैं हमारे घर में बच्चा है, वो उसका शाय नेचर है। अब शाय नेचर तो वो शेयर नहीं करेगा, हमें मालूम है, तो हमारे को कोई मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, वो कैसे खुले, बातचीत कैसे हो उससे, है ना। अब हम अपेक्षा रखें कि नहीं उसको प्रॉब्लम आएगी तो हमें बता देगा, फिर हम बोलते हैं कि हमें तो तुमने बताया ही नहीं,
है ना। ये इस रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ कि योग्यता पात्रता अनुसार अपेक्षाएं रखनी पड़ेंगी, बच्चों से बातचीत होनी पड़ेगी। हमें लगता है कई बार जरूरी कि भाई हमारे को बात करनी है, ये मुद्दा हमारे को ये बात होनी है, बट हमें लगता है कि बच्चे से, जैसे एज ए फादर शायद मैं ये बात ना कर पाऊँ, तो वाइफ को इशारा करिए, वाइफ आप उस बात को कर दें, है ना। तो ये सब तभी होता है जब आपस में परस्पर विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, है ना। तो अब राकेश भैया परसों बता रहे थे कि वो बेटा जी अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनसे क्या बातें, उनको लगता है कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ मुद्दे हैं। भाई कॉलेज में जाते हैं तो एकदम मौज मस्ती का वो खुलता है पहले, तो पहले पार्टी के नाम पे कुछ होता है, फिर फ्रेंड्स के नाम पे कुछ होता है, फिर कुछ होता है। बच्चा बहुत अच्छा है, घर पे अभी तक तो एक्सीलेंट बच्चा है, पर वो जो वातावरण है उसमें भटक ना जाए तो उसको क्या बोलें हम, ये एक सवाल है ना। तो इसको हमारे को वर्कआउट करना पड़ेगा, क्या बातें, उसको कुछ ऐसा भी ना हो कि हम उसको बोल रहे हैं कि ये सब डूज एंड डोंट्स के रूप में, नहीं। तो उसको बताना है कि भाई ये सब आएगा आपके सामने, इस सिचुएशन में ऐसा भी मन बनता है, सहीपन तो ये है हमारे हिसाब से, बाकी तुम समझदार हो, डिसीजन लोगे खुद, है ना। इस तरीके से उसके साथ कुछ 5-10 बिंदुओं पे बात होनी चाहिए। तो कॉलेज जाना एक बड़ी बात होती है, एकदम स्कूल के वातावरण में जहाँ पे आप टीचर्स को एक अपने से अधिक मानते हैं, वो कॉलेज में आके धीरे धीरे आप टीचर्स को कुछ नहीं मानते हो, यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। आप लोग तो देख ही रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस रोज, है ना। तो पेरेंट्स अगर इस बात को करके भेजेंगे और टीचर्स का सम्मान करके भेजें कि देखिए ऐसा नहीं है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अभ्यास आपको रखा है टीचर्स का सम्मान करना, इसको बनाए रखना उधर, ये सब बातें होनी चाहिए। तो सब बात करने की जरूरत, बातें ही तो नहीं हो रही हैं। कल भी हम जो रात को अपनी बात कर रहे थे, इतना ही तो है कि मानव के बीच में अच्छे से बात होने लगे, अपने मन की बात को हम रख पाएँ, एक दूसरे को सुन पाएँ अच्छे से, और फिर साथ में जी पाएँ अच्छे से, इतना ही तो बात है। और थोड़ी ना कोई बड़ा काम है, क्रियाएं तो बाकी सब दुनिया में चल ही रही हैं, वही सब चलना है ना। ये बातचीत होने से चीज़ें संतुलित हो जाएंगी, समाज संतुलित हो जाएगा, प्रकृति संतुलित हो जाएगी। हम आपस में बात नहीं कर पा रहे, इसी के कारण मानव समाज में असंतुलन है और प्रकृति के साथ मानव का असंतुलन। किस कारण? केवल हम बात ठीक से नहीं कर पा रहे, इतना ही है। बताइए। भैया 153 पे क्वेश्चन है जी, उसमें जो लास्ट लाइंस है ना, जीवन स्वत्व है, वहां से चालू हो रहा है, 5th लास्ट। जीवन स्वत्व है, इसको प्रमाणित करने के क्रम में संकल्प को परावर्तित करने के लिए चित्रण को सार्थक बनाने के लिए विश्लेषण को क्रियान्वयन करने के लिए चयन, यानी तौर तरीका का चयन पूर्वक प्रमाणित करता हुआ मानव को पहचाना जा सकता है। मतलब टर्मिनोलॉजीज तो सेट हैं जिस हिसाब से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, पर किसी एग्जाम्पल के साथ भैया बताएंगे ना तो। हाँ, देखिए क्या बात हो रही है कि इसमें ये पूरा का पूरा अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो इसका क्रम क्या है कि जीवन, आप पढ़िए इसको पूरा पैराग्राफ शुरू से, इसका कॉन्टेक्स्ट पकड़ में आएगा और फिर क्या बात बोल रहे हैं पकड़ में आएगा। पढ़िए। ठीक है भैया। जीवन में निरंतर संपन्न क्रियाकलापों में से मन एक क्रिया है, दूसरी क्रिया है वृत्ति यानी विचार, तीसरी क्रिया है साक्षात्कार यानी चित्त। किसी को समझने के लिए, अर्थ स्वीकृति के लिए, अर्थपूर्वक वस्तु स्वीकृति के लिए जो प्रयोजित है। हाँ, साक्षात्कार है ना, ठीक। हाँ, जैसे पानी शब्द के साथ ही पानी रूपी वस्तु को अस्तित्व में स्वीकारने की क्रिया यह चित्त क्रिया है। इसी प्रकार बुद्धि में बोध क्रिया निश्चयता, स्थिरता को स्वीकारने की अर्हता, इसी को दूसरी भाषा में सत्य धर्म, न्याय को दृढ़ता पूर्वक स्वीकारने की क्रिया है। पांचवी क्रिया अनुभव क्रिया। अनुभव क्रिया की महिमा नित्य समाधान, नित्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में सत्य को स्वीकारने, प्रमाणित करने और आनंद रूपी आश्वासन से परिपूर्ण होने की क्रिया है। ये पांचों क्रियाएं जीवन बल के रूप में कार्य करता हुआ स्पष्ट होता है।